आज हमारा तीसरा यानी नया टॉपिक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद और मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बाद कंबाइन स्पेक्ट्रल प्रॉब्लम। आप लोगों ने आईआर भी देख लिया, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ लिया होगा, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया होगा और मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी आपने कर लिया। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और किस तरह तमाम स्पेक्ट्रा से डेटा ड्राइव किया जाता है। तो इसको हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, उससे बहुत हमें अंडरस्टैंडिंग होगी इंशाल्लाह। इसमें हम 2 यूनिट हैं हमारे, 4 लेक्चर होंगे, 2 यूनिट हैं, कंबाइन स्पेक्ट्रल प्रॉब्लम और एक यूनिट हम रिवीजन में लेंगे, तो हमारा कोर्स यहाँ ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो रिवीजन पे हमारी 2 क्लासेस होंगी और कंबाइन स्पेक्ट्रल प्रॉब्लम की भी हमारी 2 क्लासेस होंगी। तो आज का लेक्चर हमारा है लेक्चर 29, कंबाइन स्पेक्ट्रल प्रॉब्लम्स 1, और फिर इसी यूनिट का लेक्चर 30 जो होगा वो प्रॉब्लम 2 होगा, और फिर 31 और 32 दोनों रिवीजन के लेक्चर होंगे। तो ये हमारा तकरीबन सेकंड लास्ट लेक्चर है एक तरह से, इसके बाद लास्ट है, फिर रिवीजन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जो प्रीवियस हमारा क्लास है, प्रीवियस लेक्चर है, उससे हम देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें स्पेक्ट्रा सॉल्व करते हुए मेमोराइज होनी चाहिए। एक तो ये हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। ये एक चार्ट है जिसमें केमिकल बॉन्ड्स की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज जो हैं वो मौजूद हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज यहाँ मौजूद हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज जो है ये मेमोराइज होनी चाहिए। OH है, NH है, CH, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर एक और हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का चार्ट देखा था कि एक और चार्ट हमने देखा था ये वाला, इसमें CH को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है, फिर C डबल बॉन्ड O को भी एक्सपेंड किया गया है कि डिफरेंट टाइप्स के कार्बोनाइल होते हैं डिफरेंट क्लासेस, और फिर डबल बॉन्ड में भी एरोमेटिक और ओलिफिनिक डबल बॉन्ड। तो ये भी एक चार्ट है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। इसको भी हम मेमोराइज कर लें, ये भी हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था। ये प्रोटॉन एनएमआर में का चार्ट है, प्रोटॉन एनएमआर आपने किया होगा। तो प्रोटॉन एनएमआर ये एक चार्ट है, ये भी मेमोराइज होना चाहिए। या इसके अलावा कोई चार्ट आपके पास हो कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू 0 से 12 तक होती है और डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटॉन्स हैं दे आर अपीयर इन प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम विद स्पेसिफिक केमिकल शिफ्ट वैल्यू, जैसे कार्बोक्सिलिक का OH यहाँ आ रहा है, फिर एल्डिहाइडिक का H है, और ये एरोमेटिक का प्रोटॉन है, ये ओलिफिनिक प्रोटॉन है। इसके अलावा यहाँ ये फिनोलिक OH और अमाइंस का NH है, एरोमेटिक अमाइन, और ये एलिफेटिक OH और एलिफेटिक अमाइन है। CH3 CH2 CH यहाँ पे आ रहे हैं। इस तरह का जो सिस्टम है CH का या ट्रिपल बॉन्ड CH का वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें मेमोराइज होना चाहिए। फिर ये C13 की जो वैल्यूज़ हैं ये भी आपने देखी होंगी। तो ये भी 0 से लेके 220 तक हैं, और ये भी हमें मेमोराइज होनी चाहिए कि CH3 कहाँ आते हैं, तकरीबन 15 से 20 पे। फिर RCH2R कहाँ आता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कहाँ आती है, कार्बन्स की वैल्यूज़ हैं। और कार्बोक्सिलिक जो कार्बन है वो 180 के करीब आता है, और एस्टर है, फिर एमाइड है। तो डिफरेंट टाइप्स के ये कार्बन्स हैं, और यहाँ वैल्यूज़ भी लिखी हुई, एक रेंज लिखी हुई है कि किस रेंज में आती है। जैसे ये कार्बोक्सिलिक और एस्टर 165 से 185 तक की रेंज है। तो ये भी वैल्यू हमें थोड़ी सी मेमोराइज होनी चाहिए।
अब हम एक्टिविटीज़ पर आते हैं। जो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, पहली एक्टिविटी है एनिलीन। एनिलीन को हम देख रहे हैं, इसके स्पेक्ट्रा कैसे आते हैं और किस तरह से डेटा इंटरप्रेट करते हैं फ्रॉम स्पेक्ट्रा। अब यहाँ देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। ये एनिलीन है, ये एनिलीन। कितने टाइप्स के इसमें, जो अगर हम केमिकल बॉन्ड देखें तो हमारे पास एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जो एरोमेटिक सिस्टम से है, और फिर NH यहाँ पे है हमारे पास, और CN भी है। तो ये मुख्तलिफ तरह के हमारे पास केमिकल बॉन्ड हैं। फंक्शनल ग्रुप को देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बेंजीन रिंग का, और NH यानी अमाइनो ग्रुप जो मौजूद है, ये हमें बता रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप है। तो ये IR के अंदर मैं एक्सपेक्ट करेंगे कि NH भी आए, क्योंकि ये NH2 है। तो यहाँ एक्सपेक्ट हम करेंगे कि स्प्लिट, जो NH की पीक आ रही हो वो स्प्लिट होके आ रही हो 3200 के करीब, ताकि वो हमें बताए कि ये प्राइमरी अमाइन है। इसके अलावा दूसरी कुछ नई चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बाय ड्यूरिंग द स्ट्रक्चर। और फिर इसके अंदर ये है कि जो अगर हम मास देखें तो मास तो बहुत ही एरोमेटिक सिस्टम है, तो प्रोमिनेंट मॉलिक्यूलर पीक आपको नज़र आनी चाहिए। और उसके बाद प्रोटॉन NMR के अंदर कितने टाइप्स के प्रोटॉन हैं। तो बाज़ औक़ात ये जो पांचों प्रोटॉन हैं ये एक ही जगह पीक दे देते हैं, बाज़ औक़ात ये कि ऑर्थो एक साथ देते हैं, मेटा एक साथ देते हैं, पैरा एक साथ देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द NMR, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द NMR। जितना मेगा हर्ट्ज ज़्यादा होंगे, अगर हम 300 और 400 और 500 मेगा हर्ट्ज पे जाएंगे तो स्प्लिटिंग नज़र आ जाएगी। तो ये प्रोटॉन्स हैं, या तो ये एक ही तरह के प्रोटॉन होंगे या तीन तरह के होंगे, और एक जो है टाइप्स की प्रोटॉन ये NH2 है। ठीक है। और उसके बाद अगर आप C13 NMR में देखें तो उसमें भी ये ऑर्थो कार्बन एक जगह आएंगे, फिर मेटा आएंगे एक जगह, फिर पैरा, तीन तरह के कार्बन हो गए, फिर ये क्वाटनरी कार्बन है चार तरह के सिग्नल आपको C13 NMR में मिलने चाहिए। अब हम वन बाय वन स्पेक्ट्रा देखते हैं। Aniline is an aromatic compound. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी 4 है, एक तो 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। मॉलिक्यूलर मास जो है इसका 93 है, ऑड मास है बिकॉज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। और मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H7N, बेसिक इन नेचर है, अमाइन बेसिक होते हैं, एरोमेटिक अमाइन क्लास। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। मास स्पेक्ट्रम में देखें, एक मॉलिक्यूलर पीक आपको 93 पे नज़र आई है, इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट, और ये इट इज़ आल्सो द बेस पीक इन द मास स्पेक्ट्रम। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा जो है, फिर हम IR स्पेक्ट्रम पे आते हैं। तो IR स्पेक्ट्रम पे हमें NH की पीक इस रीजन में देखनी है, तो ये 3000 से ऊपर 3300 400 पे पीक आ रही है, हल्की सी स्प्लिट भी हो रही है। ये पीक NH स्ट्रेचिंग प्राइमरी अमाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर ये पीक सारी CHS की हैं। फिर हम आगे चलते हैं, NH प्राइमरी अमाइंस। ठीक है। तो ये जो पीक हमारे नज़र आ रही है 16-19 में, ये डबल बॉन्ड की पीक, ये डबल बॉन्ड है 16-19 पर। और फिर ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये CN की पीक है, CN 12। जो प्रोमिनेंट पीक इनमें है वो CN की होगी, और ये CN की पीक है। और फिर आगे बैंडिंग वाइब्रेशन वगैरह आते हैं। ठीक है। तो डबल बॉन्ड भी आ गया, NH भी आ गया, और CN भी आ गया। फिर प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हम हमारा NMR है, स्प्लिटिंग पैटर्न इस पर डिपेंड करती है। तो ये जो हमारे फिनाइल बाज़ स्प्लिट भी हो जाते हैं, ये स्प्लिट ही हुए हैं, ऑर्थो एक जगह आएंगे C, और मेटा एक जगह A, और पैरा जो है वो एक ही जगह आएगा B, और ये NH2 का D अलग से सिग्नल आएगा। अच्छा, अब किस पैटर्न पर आएंगे, NH2 तो आपका एक ब्रॉड सा सिंगलेट दे देगा, सिंगलेट। और ये जो आपके पास ऑर्थो हैं, क्योंकि ये इसके साथ और दोनों के साथ कपल कर रहे हैं, मेटा के साथ भी, यानी ये एच जो है बराबर वाला हमारे पास ऑर्थो है, और ये इसके साथ मेटा हो गया। तो ये दोनों के साथ कपल करेगा, इसके साथ भी डबलेट देगा, फिर फर्दर इसके साथ, तो डबलेट ऑफ डबलेट आ जाएगा।
तो ये जो सी वाले हैं डबलेट ऑफ डबलेट देंगे, फिर ये जो ए है ये इसके साथ भी इसके साथ भी डबलेट ऑफ डबलेट, दोनों ऑर्थो कपलिंग आ जाएगी। और उसमें जो है ऑर्थो और मेटा कपलिंग, ऑर्थो कपलिंग ज़्यादा होती है, मेटा कपलिंग कम होती है, पैरा और कम हो जाती है। डिस्टेंस बढ़ने से कपलिंग कांस्टेंट कम हो जाती है। और फिर ये वाला जो है वो इसके साथ ऑर्थो देगा और इसके साथ मेटा कपलिंग करेगा, तो सब डबलेट ऑफ डबलेट देंगे। ठीक है, अब हम इसका ये जो आ रहे हैं डबलेट ऑफ डबलेट, डबलेट ऑफ डबलेट, डबलेट ऑफ डबलेट, ठीक है, ये पीक्स हमें नज़र आ रही हैं और इस रीजन में ये एरोमेटिक की हैं और ये जो है वो अमाइन की पीक है NH2। अगर हम C13 NMR स्पेक्ट्रम देखें तो मैंने आपको बताया था ये ऑर्थो एक जगह आएंगे, मेटा एक जगह आएंगे, पैरा एक जगह, तीन, और ये चौथा चार, चार तरह के कार्बन है। पहला वाला कार्बन इसकी वैल्यू आ रही है 115, चार सिग्नल नजर आ रहे हैं आपको। दूसरा 118 टू वाला, ये टू इसको इन्होंने कहा है तो ये 2118 आ गया। फिर थ्री आ रहे हैं, ये थ्री है 129, और फिर फोर जो क्वार्टनरी कार्बन है 146। तो चारों सिग्नल हमें नजर आ रहे हैं, चार सिग्नल के ऊपर चार तरह के कार्बन है। हाँ ये जरूर है कि ये जो जहाँ दो कार्बन एक साथ मर्ज हो रहे हैं, ये वन वाला और ये थ्री वाला, देखिए इनकी थोड़ी सी इंटेंसिटी ज़्यादा है, डबल के करीब इंटेंसिटी है। तो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हमें शो करती है कि ये एक से ज़्यादा कार्बन हो सकते हैं, दो कार्बन हो सकते हैं। ये दूसरी जो हमारे पास एक्टिविटी है वो है रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल एक एरोमेटिक सिस्टम है, इसमें दो फिनोलिक ग्रुप लगे हुए हैं। इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड, और इसमें अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखें तो ये आपको चार नज़र आएगी। मॉलिक्यूलर मास इसका 110 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C6H6O2 है। एसिडिक इन नेचर है, फिनोल क्लास है, यानी जो फिनोलिक ग्रुप होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। फिर हम इसका मास स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो मास क्योंकि एरोमेटिक्स, अच्छा इस थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लें। एरोमेटिक सिस्टम है तो इसकी जो मॉलिक्यूलर पीक होगी डेफिनेटली प्रोमिनेंट होगी, फिर इसकी फ्रेगमेंटेशन भी फिनोल्स की आपने की है, उसके फ्रेगमेंट भी ड्राइव कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जाते हैं तो आप देखें केमिकल बॉन्ड इसमें OH नज़र आएगा, फिनोलिक, ये भी आपको नज़र आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एरोमेटिक भी नज़र आएगा। उसके बाद आप आते हैं प्रोटॉन NMR पे। तो प्रोटॉन NMR पे ये जो दोनों कार्बन हैं, ये वाले दोनों प्रोटॉन जो हैं, दे हैव सिमिलर इन नेचर, ये दोनों, तो ये दोनों एक जगह पीक देंगे, अलबत्ता इनकी इंटीग्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये एक तरह के हैं, ये एक तरह का है, ये एक तरह का है, तो एक प्रोटॉन ये हो गए, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा OH की पीक, तो चार सिग्नल आने चाहिए। अच्छा, फिर ये जो OH है ये ब्रॉड सिंगलेट आना चाहिए। फिर ये जो कार्बन हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन के साथ मेटा कपलिंग कर रहे हैं, पैरा क्योंकि बहुत ही वीक होती है अमूमन नहीं कपलिंग हो पाती, तो ये डबलेट देगा, इसके साथ भी मेटा के साथ डबलेट देगा। और दूसरा ये जो है ये प्रोटॉन इसके साथ डबलेट और इसके साथ ऑर्थो और इसके साथ मेटा कपलिंग, तो डबलेट ऑफ डबलेट, और ये जो है वो इसके साथ डबलेट देगा। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं तो इसके साथ सिर्फ डबलेट देगा, तो दो डबलेट आ गए और ये इसका डबलेट ऑफ डबलेट। इसी तरह C13 NMR में अगर हम देखें तो कितने टाइप के कार्बन है, ये दोनों एक जैसे हैं, एक, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये दोनों एक जैसे हैं, चौथा, चार सिग्नल आपको मिलेंगे C13 NMR के अंदर। ये मास स्पेक्ट्रम है, मॉलिक्यूलर पीक इज ऑब्टेन एट 110, और ये आप देखें क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम है तो इट इज द बेस पीक। ये इसका IR स्पेक्ट्रम है, IR स्पेक्ट्रम पे पीक आ रही है OH की, एक शार्प पीक आपको आ रही है। ठीक है, ये IR की पीक आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो पीक्स आ रही हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की हैं, और फिर ये जो पीक है वो CO की है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की पीक है। प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें
तो प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम में मैंने बताया था रिसोर्स सिग्नल के कितने सिग्नल्स आएंगे, OH को हटा के 3 सिग्नल आएंगे, एक इस कार्बन का आएगा, ठीक है, और फिर ये दोनों एक जैसे 4 6 वाले, और फिर 5। अब देखिए 4 6 का एक ही साथ आया हुआ, उसके बाद 5 वाला यहाँ पे आया हुआ, और उसके बाद 2 वाला इधर आया, और OH का भी आ जाएगा कहीं ब्रॉड सिंगल, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है 2 वाला, ये मैंने बताया था कि ये डबलेट देगा इस 6 के साथ, और 4 चूँकि दोनों सिमिलर हैं तो मेटा कपलिंग होगी जो बहुत वीक होती है, 2 हर्ट्ज के करीब, ठीक है ना, 2 से लेके 3 तक होती है। तो ये तकरीबन ये आ रही है, हल्का सा स्प्लिट हो रहा है। उसके बाद ये 6 वाला, 4 और 6 वाला, ये डबलेट ऑफ डबलेट, 5 के साथ ऑर्थो कपलिंग और 2 के साथ मेटा कपलिंग। तो ये देखें ये 4 पीक्स निकलेंगी, डबलेट ऑफ डबलेट, 4 पीक्स में स्प्लिट हुआ जाएगा। उसके बाद जो 5 वाला है ये 6 के साथ डबलेट देगा और 4 के साथ भी डबलेट देगा। तो ये डबलेट ऑफ डबलेट, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इसलिए ये इस तरह का नज़र आएगा। और ये क्योंकि ये वाली जो इंटेंसिटी है इनका डबल है, डबलेट ऑफ डबलेट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से स्प्लिट होंगे। फिर हम आते हैं आगे, C13 NMR स्पेक्ट्रम पे भी हमने कहा था 4 पीक्स आएंगी, इसमें एक तो 4 वाली पीक आएगी, जो 4 वाली 103 पर है। उसके बाद ये 3 वाली दोनों एक जगह आएंगी, तकरीबन 108, ये देखें डबल सी पीक बन रही है। और 2 वाली जो है वो 131 पे आ गई, और उसके बाद 1 वाली ये जो क्वार्टनरी कार्बन है 157। तो ये क्वार्टनरी कार्बन थोड़े से वीक भी होते हैं, और लेकिन इनकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज़्यादा होती है क्वार्टनरी कार्बन की। तो 4 पीक्स हमें यहाँ नज़र आ रही हैं रिसोर्स सिग्नल, ठीक है। तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रा से डेटा ड्राइव कर सकते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारा डेटा हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। और हम अगर हमारे सामने फॉर एग्जांपल हम रिसोर्स इनोल की बात कर रहे हैं, अब हमें रिसोर्स इनोल का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, हमें मास स्पेक्ट्रम से पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लिया हमने। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के ज़रिए से डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल सकते हैं कि 4 आ जाएगी, स्ट्रक्चर हमें नहीं पता, ठीक है, 4 आ गई। जब 4 का मतलब ये कि कोई बेंजीन रिंग मौजूद है, क्योंकि बेंजीन रिंग की डिग्री ऑफ सैचुरेशन 4 होती है। बेंजीन रिंग बनाएंगे तो OH हमें, अब हम जब इसको एडजस्ट करेंगे मास को, एक OH लगाया, फिर दूसरा OH भी हम लगा सकते हैं। हमने IR देखा तो OH है, तो हमने एक OH लगाया, मास पूरा नहीं हो रहा, एक और लगाया तो एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम दोनों OH को कैसे एडजस्ट करें, कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके, है ना, दोनों ऑर्थो पे लगे हुए हो, पैरा पोजीशन पे, जैसे ये भी मेटा कॉम्बिनेशन है, ऑर्थो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, पैरा भी। तो हम दोनों का ऑर्थो कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे प्रोटॉन NMR किस तरह आना चाहिए, मेटा कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम में किस तरह से स्प्लिट होना चाहिए सिग्नल्स को, फिर पैरा कॉम्बिनेशन भी बना के देखेंगे, तो हम देखेंगे कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, इस तरह हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह C13 NMR का भी हम देखेंगे, तो उसकी वैल्यूज पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये कर मुझे बताइए। जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई सवाल पूछना चाहें? टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं अवेलेबल जो क्लास ले रहे हैं इस वक्त। जी, सुफियान, सफिया नज़ीर, सफिया नज़ीर साहिबा आप कुछ पूछना चाहती हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, जो आपने ये जो लास्ट वाला हमें करवाया ना जी जी स्ट्रक्चर,
सर मैम ने हमें बोला था बेंजीन रिंग में जैसे ऑर्थो पे जैसे OH आपने लगाया, जी जी तो ऑर्थो तो ठीक है एक पीक देगा, लेकिन जो मेटा है ना, इनका जो मेटा पोजीशन, मैम बोलती है ये भी स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, तो ये भी मतलब एक ही कंसीडर कर लिया जाता है। इनके ऑर्थो और मेटा के जो पीक है वो इनके स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, लेकिन वो सिंगल ही कंसीडर की जाती है। तो आपने इसको ऑर्थो को अलग कर दिया, मेटा को अलग बोला है। जी जी, अलग स्प्लिट हो जाते हैं ना ये ऑर्थो और मेटा जो सर है एक ये। सेकंड, आप वो सर एक आप वो स्लाइड निकाले सर, एक सेकंड। अच्छा, स्लाइड निकालेंगे। जी बोलिए। जी हेलो जी जी बोलिए, मैं स्लाइड आपको सर, दिखाता हूँ। स्लाइड शो ही नहीं हो रही। हो जाएगी, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी बोलिए। वो आप अनम्यूट हो जाते हैं, असल में म्यूट हो जाते हैं आप। नहीं, आवाज़ आ रही है नहीं मेरी? सर। अच्छा, आप यस सर। आवाज़ आ रही है ना, बस। जी, स्लाइड शो हो रही है? यस जी यस। हाँ जी, बोले उसमें क्या मसला है? जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं पूछ लूं? हम्म, जी जी पूछें आप। सर सर एक्चुअली ये जो कहना चाह रही है ना, वो भी मैं आपसे वही पूछ रही हूँ। सर जी जैसे आपने एनालिन का केस बताया है, तो उसमें आपने कहा ना जैसे ऑर्थो कपलिंग अलग होगी, मेटा कपलिंग और पैरा। मैडम अच्छा। ने भी हमें ऐसे ही पढ़ाया था, लेकिन उन्होंने हमसे कहा था कि हम लोग जैसे अगर ऑर्थो का एक सेट है तो उसको एक ही कंसीडर कर लें, और उसकी जो हम लोग कपलिंग है ना उसके हिसाब से ले लें। जैसे मेटा अगर कपलिंग है तो वो एक साइड वहां बन जाएगा और एक साइड ऊपर बन जाएगा, तो वो उसके विद रिस्पेक्ट डुप्लेट दे देगा और वो उसके रिस्पेक्ट डुप्लेट दे देगा। तो टैबलेट दे हम लोग देगा। ऐसे पढ़ते हैं, अगर जैसे एरोमेटिक पूरा सिस्टम में, तो पांचों प्रोटॉन हम लोग 7 से 8 की एरोमेटिक सिस्टम में जो उसकी होती है रेंज, उसमें मतलब बना दें। तो मतलब मैम ने ना हमें अलग अलग नहीं बताई थी कि ऑर्थो हम अलग लिखें, मेटा अलग लिखें और पैरा अलग लिखें। ठीक है, वो तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आप जैसे बताएं वैसे लिखें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ठीक। कि इट डिपेंड्स ऑन द एनएमआर की जो मेगाहर्ट्ज होते हैं ना, जो एनएमआर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, एनएम उस पर डिपेंड कर रहा होता है। बाद औक़ात आपका जो सिग्नल है ना, स्प्लिट ही नहीं होते। अगर आप 60 मेगाहर्ट्ज ले लेंगे जो बड़ा ओल्ड किस्म का है, तो जहाँ आपका डबलेट आना चाहिए वो डबलेट नहीं बल्कि एक ब्रॉड सी पीक आएगी, वो स्प्लिट नहीं हो पाएगा। ये जो स्प्लिटिंग है, आपने पढ़ा होगा कि जब आपके पास न्यूक्लियस स्पिन कर रहे होते हैं और जब आप जी उनकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो दे हैव सीन इन स्पिन स्टेट्स, स्पिन एनर्जी स्पिन स्टेट्स है ना। तो उनकी एनर्जी यस सर। जितनी भी स्पिन स्टेट्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं, सबकी एनर्जी बराबर होती है। लेकिन जब उस पर अप्लाइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो फिर वो स्प्लिट हो जाती हैं स्पिन स्टेट्स जो, ये पढ़ा होगा ना यस आपने। सर। तो ये जो जी स्प्लिटिंग सर। होती है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपकी पावरफुल होगी उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट स्प्लिटिंग होगी। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी लेते हैं 60 मेगाहर्ट्ज, ये जो मेगाहर्ट्ज है ना एनएमआर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप 60 मेगाहर्ट्ज लेंगे तो कोई भी आपका CH2 कोई है और उसका सिग्नल डबलेट आना चाहिए, वो डबलेट नहीं आएगा बल्कि ब्रॉड सा सिग्नल आएगा। लेकिन जब आप उसको 300 मेगाहर्ट्ज पे जाएंगे, 500 मेगाहर्ट्ज पे जाएंगे, तो वो जो ब्रॉड सिंगलेट है ना वो आपको डबलेट नज़र आएगा या डबलेट ऑफ डबलेट नज़र आएगा। ठीक है ना, क्लियर स्प्लिटिंग हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एनिलीन है, इसके जो 5 प्रोटॉन है ना, बाज़ औक़ात ये एक जैसे एक ही सिग्नल आएगा ब्रॉड सा। ठीक है ना। तो ये कहाँ आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी कम है, आपने 60 मेगाहर्ट्ज और 100 मेगाहर्ट्ज एनएमआर पे रन किया सैंपल को। लेकिन जब आप अच्छा एनएमआर लेंगे, जो पावरफुल एनएमआर होगा 500 मेगाहर्ट्ज, तो ये पांचों प्रोटॉन को स्प्लिट कर दे, यानी
इस पूरे इसमें ये जो है ना 6.5 से लेके 7.2 तक एक ब्रॉड सी पीक आ जाएगी। लेकिन जब आप 500 मेगाहर्ट्ज ले रहे हैं और 800 मेगाहर्ट्ज ले रहे हैं तो फिर ये इन सबको भी स्प्लिट करके दिखाएगा। जनाब ये डबलेट ऑफ डबलेट दे रहा है, ये भी डबलेट ऑफ डबलेट दे रहा है, ये डबलेट ऑफ डबलेट दे रहा है, तो वो सारी पीक्स आपको थोड़ी थोड़ी दूर स्प्लिट होती भी नजर आएंगी। बस ये है। अब आप उसको एक एज्यूम कर लें कि ना ये तो सारे एक जैसे प्रोटॉन हैं, चाहे उसको अलग थोड़ा सा और अगर आप उसको एडवांस में जाते हैं तो उन सबको आप अलग अलग बताएं। ये ठीक है जी। ठीक है सर। सर ये जो मेटा पे हमारे प्रोटॉन होंगे वो ऑर्थो हाँ से भी डबलेट ऑफ डबलेट देंगे और पैरा से भी डबलेट ऑफ डबलेट देंगे। हाँ, और क्योंकि ऑर्थो कपलिंग सबसे स्ट्रांग होती है ना, तब कितनी जी मेगाहर्ट्ज कितना हर्ट्ज आता है पता है आपको कपलिंग कांस्टेंट ऑर्थो का? नहीं सर। हाँ, तकरीबन 10 से लेके 12 तक आते हैं। तो एक बड़ी एक बहुत बड़ी स्प्लिटिंग है। 10 हर्ट्ज, जब दो पीक्स को आप डिफरेंस देखेंगे ना तो 10 हर्ट्ज और 12 हर्ट्ज का आएगा। और जो मेटा कपलिंग है वो तकरीबन 4 to 6 आती है, और जो पैरा है वो 0 से लेके 1 इस तरह आ रही होती है, बहुत ही कम है, तो वो नज़र नहीं आती आपको स्प्लिट होती है। तो इसीलिए अब अगर यहाँ देखें ना आप ये वाला, जैसे ये प्रोटॉन है, अब ये जो प्रोटॉन है इसके साथ भी ऑर्थो देगा और इसके साथ मेटा देगा और इसके साथ पैरा भी देगा। तो होना तो ये चाहिए कि ये इसके साथ डबलेट दे, फिर इसके साथ डबलेट दे, फिर इसके साथ भी डबलेट दे, तीन। तो डबलेट ऑफ डबलेट ऑफ डबलेट 3D आने चाहिए, यानी 6 पीक्स नजर आनी चाहिए आपको, डबलेट ऑफ डबलेट सर ऑफ ठीक। डबलेट। लेकिन वो 6 नजर नहीं आती, पैरा तक वो इतने अच्छा स्प्लिट नहीं हो पाता। तो आपको ऑर्थो के साथ और पैरा के साथ डबलेट ऑफ डबलेट नजर आता है, यानी 4 पीक्स नजर आती है। ठीक है ना, पैरा क्योंकि 0 तकरीबन हो जाती है, 0 से 1 वो 0 पीक रहती है, स्प्लिट नहीं होती। ये ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। मैं हाँ, इसके अलावा मेरे पास और कंपाउंड मैंने किया था। एक मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ, मेरे पास शायद एक तो इस टाइप का। बड़ा अच्छा स्पेक्ट्रा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक फिनोल है, ठीक है, सुन रहे हैं जी आप सर। लोग? हाँ, फिनोल। अब देखिए इसके ये पांचों प्रोटॉन जो एक जैसे हैं ना सारे, तो एक जैसे होंगे, लेकिन जब आप बहुत अच्छे एनएमआर पे जाएंगे ना वो इनको भी स्प्लिट कर देगा। ये देखिए ये देखिए बड़ी क्लियर पिक्चर, इसने इन तीनों को स्प्लिट कर दिया। और अब ये जो ए वाला है ना, ये देखिए ए वाला ये नजर आ रहा है आपको ना, ये। और ये ए वाला जो है ये क्या कर रहा है, ये आपको डबलेट ऑफ डबलेट दे रहा है। बी के साथ ऑर्थो कपलिंग, मैंने कपलिंग नहीं लिखी है, और सी के साथ मेटा कपलिंग। और ये जो मैडम। एक और प्रोटॉन है ना पैरा, इसकी कपलिंग आपको नजर नहीं आएगी, वो स्प्लिट अंदर अंदर हो रहा होगा लेकिन क्लियर नहीं होगा। तो ये जो पीक आ रही है ना अंदर ही अंदर स्प्लिट तो हो रहा है लेकिन ये क्लियर आपको नजर नहीं आएगा। ये 4 पीक होंगे, ये 2 हैं और ये 2 हैं, ठीक है। तो ये 6.82 पे आ गया। फिर बी वाला आप देखें, बी वाला जो है ब्लू वाला ये 7.24। अच्छा, अब बी जो है ना इसके साथ भी ऑर्थो है, फिर इसके साथ ऑर्थो है, फिर इसके साथ मेटा है, और फिर इसके साथ पैरा। चलें पैरा को हम रिमूव कर देते हैं, पैरा नहीं हो पा रही है, नजर नहीं आ रही, लेकिन 3 तो आ रही है ना, यानी यहाँ ऑर्थो कपलिंग मेटा, तो डबलेट ऑफ डबलेट ऑफ डबलेट 6 पीक। तो ये यहाँ ठीक है। इतनी ज्यादा है जो आपको क्लियर नहीं हो रही, तो फिर मैंने मल्टीप्लेट कर इसको कर, जब आप बहुत सारी पीक नजर आ रही हैं क्लियर नहीं हो रहा तो उसको हम लिख देते हैं मल्टीप्लेट। लेकिन एक्चुअल ये डबलेट ऑफ डबलेट ऑफ डबलेट है, अगर इसको जरा सही तरह रीड करेंगे तो ये 3D नजर आएंगे, ठीक है ना। फिर आप ये देखें सी वाला, सी वाला जो है इसके साथ भी ऑर्थो, ठीक है, इसके साथ भी ऑर्थो, फिर इसके साथ जनाब मेटा है, ठीक है ना, इसके साथ क्या है मेटा है, और फिर इसके साथ जो है सी वाला ये भी मेटा है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा मल्टीप्लेट आएगा बाल, ये मैंने डी और लिख दिया डबल डी, क्योंकि ये मैंने उनको सर ये जी। सर ये बी वाला सब आप दोबारा रिवाइज कर देंगे? क्या चीज? सर ये बी वाला समझ नहीं आया। बी वाला मैं ये कह रहा था, ये भी ये जो है ना ये भी मल्टीप्लेट टाइप का होगा, ये मैंने क्योंकि छोटे बच्चों को करा रहा हूँ, वो PS3 वालों को तो जरा मैंने इसको मैंने कहा भाई DTT जो है ना इसको आप रिमूव कर दें, ये आपके अभी आपके काम का नहीं है।
तो ये जो बी वाला है ये इसके साथ भी डबलेट देगा, इसके साथ भी डबलेट देगा, दोनों ऑर्थो हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कपलिंग आएगी। फिर इसके साथ भी डबलेट देगा ये मेटा, ठीक है ना। तो ये 3 डी आएंगे यहाँ पे। तो अब वो आपको प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहे तो आपने मल्टीप्लेट लिख दिया। फिर ये जो सी वाला है ये 2 के साथ ऑर्थो, यानी ये डबलेट फिर ये डबलेट, फिर इसके साथ आप आएंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, मेटा। अच्छा अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, ये जो सी वाला है ना डबलेट ऑफ डबलेट देगा, कैसे देगा, ये दोनों के साथ दे रहे हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो दोनों के साथ डबलेट मर्ज हो गए, ठीक है। फिर इनके साथ आप देखो ये दोनों इक्विवेलेंट है ना इसके लिए, इसके साथ भी यस सर। डबलेट, तो डबलेट ऑफ डबलेट हो गया असल में। तो ये यहाँ पे आ गया क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अगर यहाँ भी OH लगा हुआ होता तो फिर ये दोनों मुख्तलिफ हो जाते, लेकिन क्योंकि OH है तो ये दोनों के साथ देगा डबलेट, एक डबलेट, दोनों इक्विवेलेंट है, फिर इसके साथ देगा मेटा के साथ डबलेट, तो ये डबलेट ऑफ डबलेट हो जाएगा इसमें, एक ऑर्थो कपलिंग है और एक मेटा कपलिंग होगी। तो ये इस तरह जब आप जाते हैं हाई पावर NMR पे तो वो आपको स्प्लिट करके दिखाए, और अगर आप उस पर नहीं जाएंगे तो एक ही पीक आप बना दें वो भी ठीक है, एक ही पीक भी नजर आ गई, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यस सर। और कोई सवाल पूछना है? नो सर। अगले उसमें हम रिफत फातिमा, ये कोई और तो कोई नहीं पूछना, रिफत फातिमा ही नो है? सर। जी सर। नौ सर जी सर, अच्छा। और ये अच्छा सफिया नज़ीर साहिबा ने भी पूछ लिया, ठीक है। अगली क्लास हम एक और इसी तरह कंबाइन स्पेक्ट्रा प्रॉब्लम पे करेंगे, तो कुछ और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम रिवीजन क्लास, ठीक है जी। सर ठीक हमें है ये सर। बताया तो जाएगा ना कि इतने मेगाहर्ट्ज पे 60 मेगाहर्ट्ज पे ये लीनियर है। जी सॉरी क्या कह रहे हैं, कुछ मुझसे कह रहे हैं आप? चलें यही ख़त्म करते हैं, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। सर अल्लाह।